हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्राचीन इतिहास की सीरीज़ हम लोग शुरू किए हुए हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वेद कितने हैं। वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब इनको पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए कुछ वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कभी भी पूछा जाए आपसे, बता दीजिए वेदांग 6 हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। क्या है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण हमको कहाँ से मिलता है? तो तुरंत आंसर आना चाहिए भैया कि पुराणों से मिलता है। पुराणों का लेखक कौन था? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो तुरंत आंसर आइए, बताइए कि 18 हैं। 18 में सबसे प्राचीन कौन है? तो मत्स्य पुराण है, यही सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ठीक, कुछ ऐसे भी पुराण हैं जिनसे कुछ राजाओं के शासनकाल भी जुड़े हुए हैं, जैसे विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। फिर मत्स्य पुराण के बारे में बात की जाए तो आंध्र सातवाहन वंश है, और वायु पुराण से बात की जाए तो गुप्त वंश है। ठीक, इसी से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो आप केवल कीवर्ड्स पकड़ के चलिएगा। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत के श्लोकों में लिखे गए हैं। क्या उस समय स्त्रियों तथा बच्चों को पुराण सुनने और पढ़ने की अनुमति थी? तो आपका आंसर आना चाहिए कि स्त्रियां तथा शूद्र जो कि वेद पढ़ नहीं सकते थे, उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। और पुराणों को सुनने के लिए पुराणों का पाठ कहीं किया जाता होगा, तो पुराणों का पाठ जो है मंदिर में पुजारी के द्वारा किया जाता था। स्मृति ग्रंथों की बात की जाए तो सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक क्या है? क्वेश्चन और आता है, जातक क्या है? जब लुसेंट आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़िए कि वो आपको मेमोराइज हो जाए। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो जैन साहित्य को अगर पढ़ना हो तब कहाँ जाएंगे हम? तो जैन साहित्य को पढ़ने के लिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है हमको कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण हमको मिलता है। एक और किताब आती है जिसका नाम होता है अर्थशास्त्र। इसकी रचना चाणक्य किए थे। चाणक्य को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका और भी नाम है। क्या नाम है? कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता है, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह मौर्य काल का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा पुस्तक है, जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक हुआ, आगे बढ़ी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कौन किया था? कलहण किए थे। और कलहण की एक किताब है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किताब होगा तो कोई विषय भी होगा। तो विषय क्या था? कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित कलहण ने राजतरंगिणी लिखी थी। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत हमको कहाँ से मिलता है? तो चचनामा से मिलता है, और चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। फिर एक बुक आती है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था? यह पाणिनि किए थे। और अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की हमको जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि कौन था? यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। कुछ विदेशी यात्री भी आए जिन्होंने प्राचीन इतिहास के सोर्स को जानने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया, और जिनके माध्यम से, जिनकी पुस्तकों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस का। टेसियस भैया एक तो ईरान के राजवैद्य थे, और भारत के संबंध में इनका जो विवरण आया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इतना आश्चर्यजनक था कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन इसी में किया गया है। ये भी अनुश्रुतियों, मतलब सुनी सुनाई बातों पर और अफवाहों पर आधारित था। सिकंदर के समय में भी कुछ यात्री आए थे जिनका नाम था निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आस्टोबुलस। इनकी जो विवरण मिलते हैं वो बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मेगस्थनीज। यह मौर्य काल में आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका।
अब मौर्य काल में आया था तो मौर्य वंश के बारे में ही जानकारी देगा। तो इनकी किताब में इंडिका में मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। फिर आते हैं डायमेकस के बारे में। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और डायमेकस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और डायनोसियस जो था वो बिंदुसार के पुत्र अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी आता है दूसरी शताब्दी में और यह भारत को भूगोल नामक एक पुस्तक लिखता है। प्लिनी आते हैं प्रथम शताब्दी में और ये एक नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखते हैं। इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसमें बताया गया है। एक और लेखक आते हैं जिन लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने एक रचना की पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखकों में फाहियान, संयुगन और हुएनसांग भी इम्पॉर्टेंट रोल अपना रखते हैं जिससे हम प्राचीन इतिहास को जान सकें। तो फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यही इतना पूछा जाता है फाहियान किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। संयुगन जो थे वो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए आप। हुएनसांग की बात आए तो तुरंत हौ से हुएनसांग और हौ से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत्सिंग था, एक और व्यक्ति था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर आते हैं अरबी लेखक। अरब से आए लेखक जो थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अलबरूनी है। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक थे उसमें एक और थे तारानाथ। इसने कंगियूर और तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं मार्को पोलो के बारे में। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख प्राप्त होते हैं बोगाज कोई से। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर या गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस का वेसनगर को ही विदिशा कहा जाता था और उसके गरुड़ स्तंभ लेख से हमको प्राप्त होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पहले जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो तुरंत आता है इसका आंसर कि हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कलिंग राजा खारवेल के समय में लिखवाया गया था। उससे हमको भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है और सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त के समय में लिखा गया था। फिर रेशम बुनकर भी आते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इससे कभी कभी एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख किस राजा के काल में लिखवाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है जिस पे कोई तिथि अंकित नहीं है, वो कलिंग राजा खारवेल के समय में लिखवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय में, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय में, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त के समय में, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के समय में और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय में लिखवाया गया था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय में, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय में लिखवाया गया था। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख आप रट लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख भी रट लीजिए, नासिक, प्रयाग और एहोल ये 4-5 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको रख लीजिए। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है।
कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्त आवास, मतलब गड्ढे के अंदर आवास के साक्ष्य मिलते हैं और इसमें सीढ़ियां भी बनी हुई थीं कि गर्त आवास में हम जा सकें। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत क्यों कहा जाता? क्योंकि इसको चोट मारा जाता था। ठीक है, इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट, कहाँ है अरिकमेडु? पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर था। आप इसको लुसेंट बुक के साथ बैठ के पढ़िएगा और केवल कीवर्ड्स पे ध्यान दे के पढ़िए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और ये चूँकि तथ्य क्रम से नहीं लिखे गए हैं, इसलिए याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो केवल आप कीवर्ड्स को लेकर ही पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे और वीडियो हम आपके लिए ले आ सकें, जिससे आपको लुसेंट अच्छे तरीके से पूरी लुसेंट को कवर किया जा सके। धन्यवाद।